नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। विद्यार्थियों, ये कहना है भारत की खोज लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो कि हमारे देश के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा सा परिचय जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, हमारे देश की आज़ादी से भी ये इनका सहयोग रहा है और कांग्रेस के ये प्रमुख नेता थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मेरी कहानी ये इनकी आत्मकथा थी। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, ये सभी इन्होंने लेखों और भाषणों के संग्रह में ये सब टॉपिक इन्होंने लिखे थे। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की भी पढ़ाई की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर से वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए और आगे चलकर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। इन्होंने कई योजनाएं बनाई और नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, भारत माता, ये पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। जो इन्होंने लिखा था ना हिंदुस्तान की कहानी, उसका 5वां अध्याय है। अंग्रेज़ों से भाषांतर हरि भाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एक है। तो बच्चों, आपको जानकारी है इस बात की कि उत्तर भारत की वेशभूषा, पहनावा, खान पान अलग है। दक्षिण भारत का वहाँ की संस्कृति अलग है। सबके देवी देवता अलग हैं। सबका खान पान का तरीका, रहने सहने का ढंग, सबका अलग अलग है। लेकिन फिर भी हमारे देश की विशेषता है कि अनेक अनेकताएं होते हुए भी हमारा देश एक है। तो अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये हमारे देश की विशेष पहचान है। तो आज इसी पहचान को इस पाठ के माध्यम से और अधिक तरीके से हम समझेंगे। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने बताया है कि इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक है, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीकों से बनती बिगड़ती है। ये पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का अत्यंत विराट प्रस्तुतिकरण पहना है। चलो समझते हैं भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता था, जलसा मतलब कोई भी कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता था, तो उसमें जब पंडित नेहरू जी जाते थे और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम काम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे की किस्म की गीजा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था।
तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं जब भी दूसरे एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैं जब भी जाता और इस तरह चक्कर काटता रहता, कभी इस जलसे में तो कभी उस जलसे में, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने ही हिंदुस्तान या भारत की चर्चा ज़रूर करता। मैं जो भी मुझे जो सुनना चाहते थे लोग, उनके सामने अपने देश की चर्चा मैं करता। और भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकलता हुआ ये शब्द है, तो ये सब मैं वहाँ के लोगों को समझाता। और मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, मतलब ये बातें मैं शहरों वालों को नहीं बताता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे की किस्म की गिजा की ज़रूरत थी। तो शहरों वाले लोग भारत की प्रशंसा सुनने के हिमायती नहीं थे, मतलब उनको ये सब नहीं सुनना था, वो कुछ और सुनना चाहते थे। लेकिन मैं दूसरे जैसे ही किसानों के पास या कहीं गाँव में जाता, किसानों से मैं मिलता, तो उनको अपने देश के बारे में ज़रूर बताता और मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण मतलब दक्षिण तक, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक साथ थे, एक सा मतलब एक जैसे थे। और स्वराज्य का जिक्र भी करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। तो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक किसानों के लिए, मतलब सबके लिए मैं स्वराज्य का भी जिक्र करता, और थोड़े लोगों के लिए सबके फायदे के लिए हो सकता था, इस तरह की बातें मैं उनको बताता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी। तो हमारे देश की स्थिति उस समय ऐसी थी कि पूरे देश के किसान लगान वसूली से, जमींदारों की ज़्यादतियों से और अंग्रेज़ों के अलग अलग तरह के जो कड़े लगान होते थे, पुलिस के जुल्म होते थे, उससे पूरे देश के किसान परेशान थे। तो सभी किसानों की स्थिति उस समय एक जैसी थी। तो ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ भी जाते तो किसानों से मिलते और सबकी परेशानियाँ सुनते थे। तो सबकी बातें, सभी बातें गुथी हुई थी उस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जूझ हैं। जूझ मतलब हम एक सदस्य हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकसों का भी जिक्र ले आता, और मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का भी हाल बताता। तब्दीलियाँ मतलब जो परिवर्तन होते हैं, तो सोवियत यूनियन में भी जो अचरज भरे जो परिवर्तन होते थे वो भी मैं किसानों के सामने रखता था, वो बातें भी मैं उनको बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। ये काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह ये थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्राएं कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। तो वे बताते हैं कि अमेरिका ने किस बलबूते पर मतलब तरक्की की, क्योंकि उन्होंने हमारे महाकाव्य और पुराणों की कथा कहानियों में जो प्रेरणा मिलती थी उनको उन्होंने अपनाया। तो जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्राएं कर रखी थी उन लोगों ने भी हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्राएं की जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते। तो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यही बताते हैं कि हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग मतलब लड़ाई में
और धावों में मतलब युद्धों में के सिलसिले में विदेश में नौकरियां भी की थी उन्होंने। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं उन लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे का क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय करना चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल मतलब आश्चर्य और ताज्जुब होता। कुछ जवाब न बन पड़ते पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आ रहा था, उसने जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या ज़िले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती? उसका मतलब क्या है? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी जाते थे कोई भी जलसे में, तो वहाँ के किसान भारत माता की जय करके नारा बोलकर पंडित जी का स्वागत करते थे। तो पूछते थे कि ये बताओ कि ये भारत माता कौन है, तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता था। तो फिर कोई एक हट्टा कट्टा जाट बोलता है कि भारत माता का मतलब है ये हमारी धरती। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूछते थे किसकी धरती? आपके गांव की धरती, या ज़िले की, या फिर कोई प्रांत की, या फिर पूरे हिंदुस्तान की धरती? तो फिर बेचारे ऊब कर किसान कहते थे कि आप ही बताओ। तो ये पंडित जी कोशिश करते और बताते कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिससे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किसानों को समझाते कि मतलब अपना जो देश है हिंदुस्तान, इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत जो भी हैं, जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमारे लिए विशेष हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है, जिनको गिन सकते हैं, वो हिंदुस्तान के लोग हैं, आपके जैसे और मेरे जैसे लोग जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। और भारत माता उन सभी की है, भारत माता उन सभी करोड़ों लोगों की है, और भारत माता की जय से मतलब है इन लोगों की जय करना। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश को, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके मन में एक विशेष तरह का उत्साह भर दिया था कि भारत माता की जय का मतलब है आप और मेरे जैसे लोग, मतलब यहाँ जितने भी करोड़ों लोग हैं इस धरती पर, वो सभी भारत माता का ही अंश है। तो इसका मतलब है भारत माता की जय का मतलब है करोड़ों लोगों की जय। तो जब ये बात कही कि भारत माता के अंश ही हो, तो इस तरह से उन लोगों के मन में ये विचार बैठ गए और उनकी आंखों में एक तरह से चमक आ गई, और इस तरह उनको लगा कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली हो। तो इस तरह से मतलब छोटे से लेख के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के उनके मन मस्तिष्क में और एक विशेष जगह बनाई थी। तो कैसा लगा बच्चों ये पाठ? आइए कुछ कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। सयाने मतलब समझदार, गिजा मतलब खुराक, भोजन, खाद्य, नज़रिया, दृष्टिकोण, महदूद, सीमित, मसला, मुद्दा, एकसा मतलब एक समान, ठड्डे, बोझ, तब्दीलियाँ मतलब परिवर्तन, जूझ का मतलब होता है खंड, और कसमकस, उहापोह मतलब इस स्थिति में रहना कि क्या करूं क्या ना करूं, हवाले मतलब संदर्भ, कुतूहल, उत्सुकता, ताज्जुब, आश्चर्य, हट्टे कट्टे, हष्ट पुष्ट जो एकदम मजबूत कदकाठी वाले हों, अजीज मतलब प्रिय, दरअसल वास्तव में, जलसा, समारोह, और धावा मतलब आक्रमण। तो ये थे इस पाठ के विशेष शब्द जिनको आपको ध्यान में रखना है। और आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू सो मच।